होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार। होता है फिर अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट में जनाब बाबर रवान साहब के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अलीना इलियास। और बाबर साहब, आज की बड़ी खबर क्या है? डोनाल्ड ट्रंप, वज़ीर आज़म मुलाकात, अंदर की बात बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तो अंदर की बात सबसे बड़ी यही होनी है किसी दिन के, अगर जिस तरह से असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है JIT के ऊपर जी, और उसका मैं शुरू में ही कह देता हूँ, मुझे किसी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई सवाल नहीं है मेरे पास, जो वहाँ के मेंबर्स हैं। लेकिन अगर चैनल गवर्नमेंट इस्तेमाल करेगी फॉरेन ऑफिस के, चैनल अगर गवर्नमेंट इस्तेमाल करेगी अपने ऑफिशियल साबित करने के लिए कि कतरी का लेटर है या नहीं है, साबित करने के लिए कि पेपर्स कहाँ से आने और किधर जाने, तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी डेंजरस। इसलिए कि जो मुल्ज़म आज़म है इसमें, जो मेरे कागज़ों में जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 फाजिल जजेस ने ये कहा कि वो वज़ीर आज़म नहीं रहे, मेरे कागज़ों में नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म है। इसलिए अगर JIT ठीक हो गई तो फिर अंदर की बात करने के लिए सबसे पहले तो अंदर किसी को भेजना पड़ेगा, नहीं तो इंशाल्लाह लगता यही है कि ठीक हो जाएगा सारा सिलसिला। तीन बड़े वाक़यात हैं आज पाकिस्तान के कौमी मंजरनामे पे। पहला वाक़या ये है कि सरताज अजीज़ साहब जागे हैं, मुबारक हो कौम को। इतने दिन वो सोते रहे और उसी तरह सोते रहे जिस तरह कल भी मैंने कहा था, आने वाले कल भी मैं कहूँगा। एक ट्विटर सो रहा है, खामोश है ट्विटर, हर बात पे बोलता था ट्विटर, वजीर आजम हाउस के अंदर से बोलता था ट्विटर, किधर गया वो ट्विटर, किसने खामोश कराया वो ट्विटर, क्यों नहीं बोलता वो ट्विटर, वगैरह वगैरह। अब इसका दूसरा जो पहलू है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा क्या, सरताज अजीज साहब ने बुनियादी तौर पे 3 बातें कही। एक, वो इस बात पे बहुत खुश हैं कि एक इंडियन साबिक चीफ जस्टिस हैं, वो एक इंडिपेंडेंट ज्यूरिस्ट है वैसे, और वो ज्यूरिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने जब गाय का नाम लेके और गाय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जत्थे बनाए गए हिंदुओं के, मुतासिब हिंदुओं के मुसलमानों पे हमले शुरू हुए, तो ही वॉज द फर्स्ट वन जिसने लीगलिटी में से इस मज़हब के साथ उनका ताल्लुक ना होने के बावजूद भी उन्होंने इसको कंडेम किया। और वो बोले, उन्होंने जो कुछ कहा, क्या पाकिस्तान का ये डिफेंस है कि जी इंडिया ने गलती की? वो डोल बजाते रहे लोगों के सवालों के जवाब देने के बजाय कि देखिए जी इंडिया ने गलती कर दी। मैं एक सवाल उठाता हूं, सरताज अजीज साहब जवाब दे दीजिएगा, कल मैं आप पे फिर बात करूंगा। सवाल ये है कि कौन लेके जाएगा आफिया सिद्दीकी का मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? कौन लेके जाएगा मजलूम कश्मीरियों का मुकदमा आलमी अदालत इंसाफ में? नवाज शरीफ लेके जाएंगे, जो जनरल असेंबली में नहीं बोल सके, जिन्होंने अभी तक नाम नहीं लिया कुलभूषण के मुकदमे का। एक और बात उन्होंने कही, और वो ये कहते हैं, जो मैं जिसको कहता हूं इतराफ जुर्म है, इतना बड़ा कौमी जुर्म है जिसका इतराफ उन्होंने किया। उन्होंने कहा जनाब तैयारी ठीक नहीं थी, और ये ऐसे कह गए जिस तरह आसानी से, एग्जैक्टली, यानी ये कोई कौमी या कोई रियासती या बैनुल अक़वामी या कोई कानूनी या कोई आईनी या पाकिस्तान की इज्जत व नामूस या कोई रियासत की अपनी सुप्रीमेसी, उसका सवाल ही नहीं था। इसलिए वो कहते हैं जी हमसे गलती हो गई है, और इसके बावजूद वो बैठे हुए हैं। इस्तीफा लेना अब बुजुर्ग आदमी है, वरना कोई और होता तो मैं कहता कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, उनको कहने की भी जरूरत नहीं हमें। उसका सबब ये है, शर्म और हया सारी की सारी ऊपर होनी चाहिए जिन्होंने बिठा रखा है। अच्छा, तीसरी बात जो उन्होंने की वो भी बड़ी दिलचस्प बात थी। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो तब अटॉर्नी जनरल जाएंगे, और वरना हम अपनी एक टीम तैयार कर रहे हैं। यानी चीफ लॉ ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 100 के मुताबिक जो पाकिस्तान का चीफ लॉ ऑफिसर है, उसके मुकाबले में वो कहते हैं जी हम एक टीम तैयार कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो फिर अटॉर्नी जनरल जाएंगे। आप किस बात से गवर्नमेंट खौफजदा है कि अहल लोग ना जाएं? किस बात से गवर्नमेंट लर्जा है कि वहां कोई पाकिस्तान का मौकफ ठीक तरीके से पेश ना कर दिया जाए? ये पहली बात। दूसरा, खादमे आला साहब ने पंजाब में आज बड़ी जबरदस्त वारदात की है। ऐसी वारदात की है जो इससे पहले वकला की तारीख में कभी नहीं, उस पर मैं अलहदा से, लेकिन आगाज में ही जो तगड़े वकीलों ने दबंग फैसला किया है उनको मैं उस पर शाबाश देता हूं, उस पर मैं बात करूंगा, और मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा। पिछली गवर्नमेंट में ऐसी ही सूरत हाल थी, मैं लॉ मिनिस्टर था, मैं बार एसोसिएशन में जाता था, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन भी करना चाहता हूं, वो मैं बाद में करूंगा। फिर जो उन्होंने फैसले किए वो मैं बताऊंगा, जो उनकी जॉइंट एक्शन कमेटी बनी वो तफसील भी मैं कौम के सामने रखूंगा ताकि पता लग सके। ये सियासी तौर पे बहुत अहम पेशरफ्त है कि पाकिस्तान की वकला बरादरी ने
वज़ीर आज़म जो साबिक हो गए मेरे कागज़ों में, पहले उनसे मुतालबा किया कि फौरी तौर पे वो इस्तीफ़ा दे दें, इसलिए कि वो अपना आइनी, कानूनी, इखलाकी, पार्लिमानी खो चुके हैं फैसला आने के बाद 2 जजेस का। अच्छा, फिर तीसरा जो खादमे आला के बाद हमारे एक दोस्त हैं वज़ीर साहब, मैं चाहूँगा कि मैं उनका नाम ना लूँ, खुद ही लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। आज वो पता नहीं किस लहर में थे, बड़ा ही गुस्सा किया उन्होंने टीवी मालकान के ऊपर, बड़ा ही गुस्सा किया उन्होंने एंकर्स के ऊपर। ट्रेन पे सवार होंगे ये जी, अगर आपके ट्रेन पास की बात हो रही है जी, जरा ट्रेन के जो साद रफीक साहब हैं जरा सुनाइएगा। टेलीविजन पे बाज टीवी एंकर्स जो एंकर नहीं बल्कि क्या है, मदारी है, मदारी सर्कस करते हैं टीवी पे बैठ के, 50-50 लाख रुपए का पैकेज लेते हैं, 50 लाख रुपए महीना मुल्क में मायूसी फैलाने के लिए उन्हें मिलता है। किधर से आता है? और बाज टीवी चैनल, बाज ऐसे चैनल हैं जो जाली डिग्रियों का धंधा करते हैं, जिसके मालिक, बाज ऐसे चैनल हैं जिनके मालिक सोने की स्मगलिंग करते रहे हैं। कोई घी बेच रहा है, कोई सोना बेच रहा है, कोई जाली डिग्री बेच रहा है, टीवी चैनल का मालिक बन गया, लोगों को इखलाकियात का दर्स दे रहा है, और वो कहते हैं सियासतदानों से बुरा है ही कोई नहीं। अच्छा, हम इतने बुरे हैं तो लोग हर बार हमें वोट क्यों देते हैं? वैसे साद रफीक साहब ने बात तो सही की है कि लोग फिर हर दफा इन्हें वोट क्यों देते हैं। बाबर साहब, ये देखें ना आप। देखिए, मैं इनकी किसी बात पे तबसरा नहीं करना चाहूँगा। इन्होंने बड़े अहम सवाल खड़े किए हैं जी। सवाल ये हैं कि कोई फलां बेचता है और कोई फलां कारोबार करता है और साथ वो टीवी का काम क्यों करता है। मैं ये सवाल पैदा करना चाहता हूँ, जो अंडा बेचता है, जो मुर्गी का रेट निकालता है, जो चीनी बेचता है, जो सरिये का रेट निकालता है, जो जंगला बेचता है और सीमेंट का रेट निकालता है, जो लोहा बेचता है और फिर सरिया साजन और जंगला जंदाल के साथ पता नहीं क्या क्या निकालता है और क्या क्या डालता है, ये हमें नहीं पता कि यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन जाती है, वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन आती है। उस पर भी कोई सवाल उठना चाहिए। ये घबराहट जब होती है हुकूमतों को, तो वो इस तरह के हमले आज़ादी इजहार के इदारों पे करते हैं। और जो एंकर्स के बारे में या जो कहा गया, टेलीविज़न के जो मालिकान हैं या जो भी उनके सीईओ वगैरह हैं जो चलाते हैं, जो भी जिसकी जो हायरार्की है, उनके बारे में जो कहा गया, इंतहाई नाशाइस्ता बात है कि वो हुकूमत जिसने हल्फ लिया हुआ है कि वो आज़ादी इजहार बर्दाश्त करेगी। अगर हम तकरीर सुनाना चाहते आज, तो नवाज शरीफ साहब की ऐसी तकरीर है कि उन्होंने वज़ीर आज़म साहिबा जो थी, शहीद बीबी साहिबा, उनके बारे में वो लैंग्वेज इस्तेमाल की हुई है। और किसी ने गालिबन आज टीवी ने उसका एक मैंने देखा मिला के उनकी तकरीर और सामने उनके अपनी साहबजादी की तस्वीर और दूसरी तरफ बीबी की तस्वीर थी, तो वो मैं चला नहीं सका, इतना ज़बरदस्त किस्म का वो जो बहुत शानदार था और चल गया, ठीक चल गया। लेकिन जो उनकी तकरीर है, अगर वो पूरी चलाएं तो लोग परेशान हो जाएंगे कि ये बात ये भी कह सकते हैं। उसके बाद जो खादमे आला साहब ने जिन्होंने आज वारदात डाली है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है जिसकी 100 साल से ज़्यादा एक ट्रेडिशन थी अपनी, उसके अंदर उन्होंने आप गुल्लू बट्टों वाला काम जो करवाया और किया है, उस पर मैं जाऊँगा बाद में। लेकिन असल बात यह है कि आप क्या चाहते हैं भाई? ये कोई जागीर है आपकी पाकिस्तान? कोई बोलेगा नहीं, आप बोलेगा कैसे नहीं बोलेगा। लेकिन इस तरफ मैं आज नहीं जाना चाहता, ये बात आगे कुछ में हवालों से ख़ास हमारे पास हैं चीज़ें, वो हम पेश करेंगे। एक मुहावरा है, मैं उसको तब्दील करना चाहता हूँ आज देखने वालों की इजाज़त से। मुहावरा ये कहते हैं, एक दफ़ा का जिक्र है, हर कहानी यहाँ से शुरू होती है। मैं आज एक ऐसी कहानी पाकिस्तानियों के सामने रखना चाहता हूँ जिसमें मैं कहूँगा एक दफ़ा का जिक्र नहीं है, 2 दफ़ा का भी जिक्र नहीं है, 3 दफ़ा का जिक्र है, 3 दफ़ा का। सबसे पहले आपने कहा कि नवाज शरीफ मिलने जा रहे हैं ट्रंप, आज डीजे ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट को। बिल्कुल। और जाहिर है जब कोई दरबारी, जब किसी बादशाह और छोटा सा कोई दरबारी जो बड़े से अमेरिका के सदर जैसे बादशाह के पास जाए तो तोहफा लेके जाएगा ना। बिल्कुल, ऐसा कुछ ना कुछ। 2 वफद आए, गुफ्तगुएं हुई, शहर इक़्तिदार में हुई और तोहफा जा रहा है। क्या? नोट करके रख लीजिएगा, शकील अफरीदी का तोहफा जाएगा, साथ कुछ और भी जा रहा है। आगे चलते हैं।
ये पहली दफा जा रहा है, पहली दफा जा रहा है नहीं, मैंने कहा एक दफा का नहीं 3 दफा का जिक्र है। पहला जिक्र ये है एमल कांसी, मीर एमल कांसी बिल्कुल। पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी शहरी था, बिल्कुल। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इंसानी हुकूक आर्टिकल 9 ये कहता है कि नोबडी शैल बी डिप्राइव ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक किसी शख्स को कानूनी अमल के बगैर जिंदगी, सांस और आजादी उससे महरूम नहीं किया जा सकता। एक साबिक इंतहाई जिम्मेदार आदमी जो बड़ा ही मेहरबान रहा, उन्होंने अपनी जिंदगी में कहा कि मैंने आईजीआई बनवाई थी जिसमें से नवाज शरीफ को इख्तिदार मिला। उन्होंने अपनी जिंदगी में कहा कि वो उन्होंने इनका साथ दिया हुआ और सारी दुनिया जानती है। मेरे वो भाइयों की तरह थे, मुझे उनके बिछड़ जाने का बड़ा दुख है, उनके बारे में किसी की कुछ और राय हो सकती है। जनरल हमीद गुल जी, एमल कांसी के हवाले से एक दफा का जिक्र है, अब मैं इस पे आ गया हूं, एक दफा का जिक्र है 3 में से। क्या कहा जनरल हमीद गुल ने कि एमल कांसी को किसने अमेरिका के पास बेचा, जरा देख लीजिए। जी, एमल कांसी को किसने उठवाया और यहां जब जहाज खड़ा हुआ था टारमैक के ऊपर अमेरिकन का, उसको अगवा करके एटीसी ने कह दिया था कि इसके अंदर पाकिस्तानी नाजायज तौर पे अगवा किया जा रहा है, तो मैडेलिन ऑलब्राइट का टेलीफोन आया था नवाज शरीफ को, तो फिर किसने हुक्म दिया था कि जाने दो? क्या वो पाकिस्तानी नहीं था? क्या उसका हक नहीं था कि अदालत में जाए? ठीक है, वो मैंने उसके खिलाफ आई वॉज द ओनली वन जो हाई कोर्ट में उसका केस लेके गया, क्योंकि ये हर पाकिस्तानी का एक केस है, आपका भी है, मेरा भी है। बाबर साहब मुझे जो समझ आया वो ये है कि जो आप दूसरे तोहफे की बात कर रहे हैं, कहीं वो पैसे नहीं, दूसरा तोहफा मैं बाद में बताऊंगा। एक दफा का जिक्र है जिस केस का जनरल हमीद गुल साहब की अल्लाह मगफरत करे इन्होंने जिक्र किया ना, उसमें लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास इनका वकील मैं था और मेरे साथ इनके ब्रदर इन लॉ जो अभी वकील हैं अहमद अवैस साहब, वो मेरे साथ थे, मुझे मुआवनत कर रहे थे उस मुकदमे में, और हम दोनों उस केस को चलाने के लिए यहां से इस्लामाबाद पिंडी से जाया करते थे। लाहौर में वो केस चलता रहा बड़ा अरसा। अब दूसरा जी, दूसरी दफा का जिक्र है, एक दफा का जिक्र है मुहावरा नया आ गया, दूसरी दफा का जिक्र है। दूसरी दफा का जिक्र क्या है? रेमन डेविस ने जिनको मारा उनमें से एक शख्स की जो शरीके हयात थी वो उसके बाद जी नहीं सकी, ठीक, वो अगले जहान चली गई जी। उसने क्या कहा शहबाज शरीफ का नाम लेके, इन लोगों को, इसको कहते हैं डाइंग डेक्लेरेशन जी, और मुझे यकीन है कि अगले जहान भी ये आवाजें इनका पीछा नहीं छोड़ेंगी, ना एमल कांसी की रूह इनको बख्शेगी और ना ये खातून जिसने अपने आप को मौत की वादी में धकेल दिया, उसकी भी जरा वीडियो चलाइए जी, हम तबसरा नहीं करते। इंसाफ चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। मेरी इल्तिजा है शहबाज शरीफ से, अपनी हुकूमत से, अदालतों से, मीडिया से, आवाम से, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। पूरे 11 दिन हो गए, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने भी कुछ नहीं किया। जी बाबर साहब क्या कहें जी, बेटी फरियाद कर रही है, बिल्कुल, शहरी अगवा होके चला गया जी, डॉलर आए, डॉलरों की खुशबू, जंगले और सरिये की खुशबू, अंडे और मुर्गी की खुशबू, पाकिस्तानियों के इस वतन की जो असल खुशबू है, पाकिस्तान की जो कौम है और जो बड़े तगड़े लोग हैं जी, बिल्कुल, उनके खून की आबरू, वो सारा कुछ पीछे डाल देते हैं वो कुरान, बिल्कुल ऐसे। और अब मैं आऊंगा रेमन डेविस के बाद आऊंगा मैं, आप ब्रेक लेना चाह रही हैं? मैं ब्रेक लेना चाह रही हूं। ले लीजिए, उसके बाद हम आएंगे तीसरी दफा का जिक्र है, तीसरी दफा का जिक्र भी करेंगे, आखिर वो जिक्र क्या है, लेकिन प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट में फिलहाल वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ
इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खून चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में। बाबर साहब वो तीसरी दफा का जिक्र क्या है? 3 दफा के जिक्र में सबसे पहले जिक्र आ गया एमल कांसी का, बिल्कुल। उसके बाद आ गया रेमन डेविस के मकतूल की एक बेवा का, बिल्कुल। और अब है कलभूषण का जिक्र। लेकिन उससे पहले तीसरी दफा का जिक्र जो है, तोहफा पेश होने से पहले मैं कौम को 3 बातें छोटी सी इस केस की एक नई एंगल है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज रात 12 बजे कलभूषण की सजाए मौत की अपील का वक्त खत्म हो जाएगा जी। और कलभूषण के पास जो पहली रेमेडी थी वो उसने इस्तेमाल नहीं की। आई विल बी वेरी फेयर जी। जो क्रिमिनल लॉ है और खास तौर पे डेथ पेनल्टी के केसेस में, उसमें अगर कानून में तो ये लिखा हुआ है, लेकिन अगर कोई बिलेटेड अपील भी आ जाए तो उसको कंसिडर किया जाता है जी। और मैं सबसे बड़ी मिसाल दूंगा, 8 साल के डिले के बाद नवाज शरीफ के एक दोस्त ने, जो लोग कहते हैं उस वक्त इसके पेरोल पे था और वो सियासी आदमी था और इंसाफ की कुर्सी उसके पास थी, और लोग और बड़ी कहानियां सुनाते हैं, मैं कहानियों में नहीं जाना चाहता, वकीलों की बात करना चाहता हूँ फौरन। तो उसने कहा कि मैं उस चीफ जस्टिस के दौर में अपील नहीं करूंगा, इस चीफ जस्टिस के, आप ये लिख के कहा। और 8 साल से ज्यादा का जो डिले था कन्विक्शन में नवाज शरीफ साहब की, वो मीट कर गया। लेकिन इस केस में
आज अपील का आखिरी दिन है। क्या होता है ये फैसला मैंने नहीं करना, फैसले उनके वकीलों ने करने। वो क्या करते हैं, उन्होंने अपील ही नहीं की, अब क्या करेंगे देखिए वो अपील इंटरटेन होती है या नहीं होती, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बना हुआ है, आर्मी एक्ट स्पेशल लॉ है जिसमें 40 दिन सिर्फ थे ये अपीलेट फोरम के पास। अब 60 दिन बाद एक और मर्सी पिटीशन जिसको रहम की अपील कहा जाता है, वो इसके पास ऑप्शन है। रहम की अपील कहां जाएगी, पहले FGMC फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल वो सजा देता है, अपीलेट फोरम के पास 40 दिन में जाते हैं, 60 दिन में फिर जाते हैं COAS के पास, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास, वो रहम की अपील है। अच्छा, इन मुकदमात में ये जो मुकदमा है, इस मुकदमे में ये आर्मी एक्ट का मुकदमा है। आर्मी एक्ट हो या कोई और स्पेशल लॉ जिसको कहते हैं, खुसूसी कानून हो और खुसूसी अदालत हो, तो उसमें फिर जो जनरल लॉ है, आम कानून है, अमूमी कानून है, ज़ाब्ता फौजदारी है, ताज़ीरात पाकिस्तान है, कोई और अमूमी कानून है, स्पेशल लॉ उसके ऊपर प्रिवेल करता है। ये पाकिस्तान के अंदर नहीं, सारी दुनिया के अंदर ये उसूल मौजूद है। अब 60 दिन आज से काउंटडाउन शुरू हो गया, बिल्कुल कल 59 डेज रह जाएंगे, और अगर अपील वो ना करें, ये भी ना करें, तो पाकिस्तान फिर आखिरी अपीलेट फोरम के जो ही दिन पूरे होते हैं तो लोगों को एक्सिक्यूट किया जाता है। मैं नहीं कह रहा कि क्या होगा, लेकिन मैं कानूनी पोजीशन लोगों के सामने वादे करके रखना चाह रहा था। अब आइए कि कुलभूषण की सजाए मौत के फैसले के बाद क्या वफाकी हुकूमत किसी दर्जे भी, पाकिस्तान का केस इन्होंने दुनिया में पेश किया, आंसर इज नो, किसी दर्जे भी जाके पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने इस पे गुफ्तगू की, आंसर इज नो, किसी दर्जे पे जाके को पार्लियामेंटेरियन का इन्होंने एक ग्रुप भेजा जाके दुनिया के पार्लियामेंटेरियंस को हम नवा बनाए, आंसर इज नो। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर से कोई जॉइंट रेजोल्यूशन के जरिए से इस मसले के ऊपर हुकूमत ने कोई इनिशिएटिव लिया कि कौम का ये नुमाइंदा इदारा जिसके पीछे वो जरूर छुपते हैं, वो यक आवाज होकर बोले, और एक उनका नुक्ता नजर हो, आंसर इज अगेन नो। आखिरी बात कि क्या इस हुकूमत की तैयारियां जिनके बारे में ये मुजरिमाना गफलत का आज मुजरिमाना एतराफ किया गया कि हमारी तैयारी नहीं थी, आज सारी जगह पे ये एतराफ मौजूद है, रिकॉर्ड हो गया, इसके बाद भी क्या कोई ये तवक्को रख सकता है कि अटॉर्नी जनरल के ऑफिस को बाहर रख के तो गुल्लू बट्टों को इकट्ठा करके फिर पैसे और कमाएंगे? तैयारी शारी इस तरीके से नहीं होती। ये बहुत सीरियस केस है और इसकी बहुत सीरियस लेवल के ऊपर तैयारी करने की जरूरत है। मैं तैयारी से एक कदम आगे जाता हूं। तैयारी से एक कदम यह है कि आज पाकिस्तान के वकला ने बिल्कुल अपनी तैयारी तहरीक की शुरू कर दी है। आज जो लाहौर कन्वेंशन था उसको रोकने के लिए बहुत जतन हुए, वकीलों ने कहा कि अगर लाशें भी गिरें तो हम कन्वेंशन करेंगे, और कोशिश हुई। पहली दफा लाहौर हाई कोर्ट जो सबसे मुकद्दस जगह है, इंसाफ का सबसे बड़ा मीज़ान तराजू जहां माल रोड पे लगा हुआ है, उसके कमरे में जाके जो मुझे बताया वकीलों ने कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो वकील नहीं थे, अभी वकील बने ही नहीं है, उनको भी कोर्ट पहना के सरकारी पार्टी वहां पे और सरकारी ग्रुप जो था वो वहां पे लेके आया, शीशे तोड़े गए, फर्नीचर तोड़ा गया और इतनी मुकद्दस जगह की तौहीन की गई। मैं पूरे दावे से कहता हूं कि जो रिपोर्टेड तारीख है उस अदालत की, उसमें जब भी ऑपोजिशन में लोग होते हैं हर ऑपोजिशन लीडर को वो दावत देते हैं और बुलाते हैं, वहां लोग तकरीरें करते हैं। बड़े बड़े लोगों ने, सारे बड़े लीडरों ने वहां तकरीरें की हुई हैं, ये डरते ही रहते हैं, उनसे जाते ही नहीं वहां पे, लेकिन तोड़ने के लिए आज ये चले गए। ये शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा जबरदस्त किस्म का गलत काम किया है। गलत क्यों है? एतबार से पहला ये है कि वकील एक ऐसी फ्रेटर्निटी है जिसके रात को ये दरवाजे जाके खटखटाते हैं, वो किसी ग्रुप में भी हो, उसका कोई भी ख्याल हो, तो आप जाके उनके घर को तोड़ रहे हैं। बिल्कुल आपको खुदा का खौफ नहीं आया, कोई शर्म नहीं आई, कोई हया नहीं आई कि बार एसोसिएशन आपने तुड़वा दिया आज। और फिर जब उनको सवाल किया, एक रिपोर्टर ने, कोई बट नामी रिपोर्टर थे, उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा जी बताइए जरा ये मैं इस पे तबसरा नहीं करना चाहता। तो किस पे आप तबसरा करना चाहते हैं? जंदाल पे आप तबसरा नहीं करना चाहते, मोदी पे आप तबसरा नहीं करना चाहते, LOC की फायरिंग पे आप तबसरा नहीं करना चाहते, कुलभूषण पे आप तबसरा नहीं करना चाहते। तो फिर उन्होंने कहा किस पे तबसरा करेंगे? वो उसने कहा जी हाँ वो इमरान वाले जी 2 नोटिस मैंने दिए, वो जवाब ही नहीं दिया इमरान ने, तो क्यों लिफ्ट कराएगा आपको इमरान? तो राना सनाउल्लाह साहब से पूछना था। अच्छा, फिर अगली बात 27 मई तक डेडलाइन दी है वकला ने जी, और बिल्कुल ठीक फैसला किया है। बिल्कुल 7 दिन में
वो अपने आप को JIT के सामने सरेंडर करें। और शॉट उसके बाद उन्होंने कहा कि तहरीक हम चलाएंगे। रमज़ान में तहरीक क्या होगी? काले झंडे लगेंगे जी बिल्कुल। हर जुमरात को इस्तीफे का मुतालबा होगा वज़ीर आज़म के, और रमज़ान जब गुजर जाएगा तो फिर होगा वकीलों का दमादम मस्त कलंदर। और शहबाज शरीफ साहब आप क्या ठहरेंगे? आपका बड़ा मोहसिन था जिसने आपको जहाज में बिठा के बाहर भेजा था, मुशर्रफ ही नहीं ठहर सका था, आप ठहरेंगे? जी बिल्कुल। इस पर हम लेते हैं इख्तिलाफी नोट पे एक ब्रेक। जैसे ब्रेक से वापस आएंगे सेगमेंट की तरफ चलेंगे और मजीद आपको ब्रेकिंग्स बताएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ इख्तिलाफी नोट में एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। लेज का पैक खरीदें, पीछे दिए गए कोड को स्क्रैच करें और 9005 पर इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर।
पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। अजीज कहते हैं मुखला का दे दनादन, लेकिन ये जो फैसला है वो अवाम के हक में और पाकिस्तान के हक में बाबर साहब कैसा होगा, आप कैसे देखते हैं? देखिए जो फैसला है पहले वो हम पाकिस्तान के हक में हर वो फैसला है जो इस जमहूरी नाजीज़म गुल्लूज़म से निजात दिलाएगा, हर वो फैसला, और ये फैसला वैसा ही है। और इसका एक और पोर्शन है जो वकीलों ने पहली दफ़ा वो अपनी ज़िम्मेदारी लगाई है, खुद ही ज़िम्मेदारी लगाई, जो बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के निज़ाम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए। उस तरफ मैं जाता हूँ, लेकिन यहाँ कुछ वाक़यात ऐसे हुए, मैंने जो कहा कि वारदात डाली है जो खादिम आला साहब ने, उन्होंने एक काम ये करवाया कि पहले ख़रीदने की लोगों को कोशिश की, पहले लोग बुलाए, पहले लोगों के साथ सौदेबाजी करने की कोशिश की। मैं सिर्फ एक पहलू उसको उजागर करना चाहता हूँ। मैं पिछले साल सुमेरा मलिक जो MNA है उनका केस लड़ने के लिए मैं जौहराबाद जाता रहा। जौहराबाद एक तरफ खुशाब है सड़क के और दूसरी तरफ जौहराबाद का डिस्ट्रिक्ट है, एक जिस तरह पिंडी इस्लामाबाद, इस तरह आप समझ लीजिए। इन्होंने वादा किया हुआ था, इलेक्शन के दौरान वकीलों से वादा किया था कि हम एक बेंच बनवा के देंगे सरगोदा के वकीलों को और एक बेंच हम बनवा के देंगे रीजनल बेंचेस जिस तरह से होते हैं। रावलपिंडी में बेंच मौजूद है, मुल्तान में ये बेंच मौजूद है, और जो KPK है उसमें सबसे ज्यादा बेंचेस मौजूद हैं। KPK में बन्नू में भी बेंच है, KPK में स्वात में भी है, मर्दान में भी है, डेरा इस्माइल खान में, इसी तरीके से लाड़काने में भी है, सिंध में, हैदराबाद के अंदर भी है, सखर बेंच है, बेंचेस बनते हैं। अब इन्होंने वकीलों के साथ 4 साल से जो वकील थे फैसलाबाद के, उन्होंने मुतालबा किया, झगड़े हुए, तालेबंदियाँ हुई, पर्चे हुए, मारें पड़ी, इसी तरह की जिद्दोजहद की बड़ी अजीम किस्म की वहाँ पे सरगोदा के वकीलों ने। और वो करना क्या है? करना ये है कि एक समरी वज़ीर आला बना के भेजता है चीफ जस्टिस को और चीफ जस्टिस वो बेंच अपॉइंट कर देते। वो समरी इनको अब 10वां साल मैराथन, बिल्कुल सही बोल, 10वां साल मैराथन हो गया है, लेकिन वो समरी नहीं बेच सके। ये खादिम साहब है, ये पता नहीं किसकी खिदमत करते हैं, अपने अलावा अपनी ही करते हैं या ख़ानदान की करते होंगे। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने डिसिप्लिन के हवाले से वकीलों पे मुकदमात भी बन रहे हैं, केसेस चल भी रहे हैं, जजों की तालाबंदियां नहीं होनी। मैं वकील साहब
जो आप जज साहब हैं जी, जब जज नहीं रहेंगे फिर वकील साहब हो जाएंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनको मैं उनकी अदालत के एक सीनियर वकील की हैसियत से मैं उनकी तवज्जो दिलाओ नोटिस में उनके सामने लाना चाहता हूँ, इस पर तहकीकात वो कराएं। आज उनकी बार के सबके सीनियर अहदेदार, सबसे सीनियर अहदेदार, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को, रिजवी साहब को कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगाया गया। बिल्कुल। इसको क्या कहते हैं? हब्से बेजा। इस पे क्या होता है? पर्चा। फिर क्या होता है? गिरफ्तारी। ये कहाँ हुआ? ये चीफ जस्टिस साहब के कमरे से तकरीबन 300 गज दूर है जहां पे ये वाकया हुआ। बिल्कुल। तो ये वकीलों का हक नहीं है। जजों की अदालतों में जो गड़बड़ होती है, जिसका मैं बड़ा मुखालिफ हूं, उस पर तो वकीलों के खिलाफ कार्रवाई होती है। तो गुल्लू अगर आके वकीलों को इस तरह से हब्से बेजा में रख लें, आके वहां पे शीशे तोड़ें, तो तहकीक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तो इसलिए मेरी गुजारिश है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से, इस वाक़े की वो तहकीक कराएं, जो मर्जी तहकीक कराएं। पूरे पंजाब को उन पर एतबार है, बहुत लायक आदमी है, इसलिए आप तहकीक जरूर करवाएं। अब इसका जो दूसरा है वो ये है कि अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो बार एसोसिएशन ने ली और वकला ने लिया वो ये है कि वो करप्शन के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान में इदारे फेल हो गए, पाकिस्तान में हुकूमतें फेल हो गई, पाकिस्तान के लीडर फेल हो गए। जो करप्शन के खिलाफ तकरीरें करने वाले लीडर्स हैं उनके खिलाफ इस कदर मुकदमे पड़े हुए जो चलने ही नहीं देते, वो इस कदर उन्होंने कर्जे लिए हुए जो वो वापस ही नहीं करते। ये वो पहली गवर्नमेंट है जिस गवर्नमेंट के दौर में जी वजीर खजाना की हिदायत पे सेक्रेटरी खजाना जाता है सेनेट की प्रिविलेजेस कमेटी में, रूल्स एंड प्रिविलेजेस कमेटी में कल जाता है और जाके कहता है कि कर्जे लेने वालों के नाम मैं नहीं बता सकता। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी हम इन कैमरा ब्रीफिंग आपको दे सकते हैं, हम नहीं चाहते कि मीडिया ये नाम सुने, हम नहीं चाहते कि कौम ये नाम सुने, हम नहीं चाहते कि ये मुकद्दस गायें जिन्होंने पाकिस्तान के बैंकों से अरबों खरबों के कर्जे लिए और अपने आप को कल्लाश जाहिर कर दिया कि मैं तो फुकरा हो गया जी, मैं तो पापर हो गया और मैं ये कर्जा वापस नहीं कर सकता, और उसका कर्जा माफ हो गया। और कितने हैं? ये पाकिस्तान के कोई 3-4 बजट निकल सकते हैं सालाना, इतने कर्जे हैं। वो सारे के सारे माफ करने के बाद अब ये वो हुकूमत है। आप ट्रांसपेरेंसी का ये हाल देख लीजिए। तो जाहिर है यहां कोई एक तबका तो ऐसा होना चाहिए जो बैसियत तबका ये फैसला करे और कौम की तरफ से ये जिम्मेदारी कबूल करे कि वो करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद करने जा रहा है। करप्शन के खिलाफ तहरीक चलाने का ये फैसला इन टाइम है ऐप्ट है पाकिस्तान को बचाने, इसकी मैशत को बचाने, गरीबों को बचाने और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत बड़ा फैसला हुआ। इस पर मैं इस टीम को जिसने फैसला किया मुबारकबाद में देना चाहता हूँ और इनको मैं शाबाश देना चाहता हूँ। और ये कौम की तरफ से, सिर्फ मेरी तरफ से नहीं है। जी पूछिए। इसको नुकसान पहुंचाने की भी तो कोशिश की जाएगी ना बाबर साहब, इस सारे फैसले को, इस तहरीक को, आपको नहीं लगता? हम इकट्ठे रहे तो कौन नुकसान पहुंचाएगा? देखिए ना, जो मीडिया पे हमला हुआ है आज जुबानी, ये जो ऊपर से डर्टी बॉम्ब मारा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ये क्यों आया? इसी वजह से आया ना। सारे करप्शन के खिलाफ इकट्ठे हुए, पूरी कौम का एक ही नैरेटिव है कि एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब जिनका हो रहा है वो डर रहे हैं, जो डर रहे हैं वो चीख रहे हैं, जो चीख रहे हैं वो गुल्लू बना रहे हैं, जो गुल्लू बना रहे हैं वो दरवाजे तोड़वा रहे हैं और वो तालों में एल्फियां जाके डलवा रहे हैं। अच्छा, फिर 27 मई के बाद एक और अहम फैसला जिस कन्वेंशन में आज हुआ है वो ये है कि 27 मई के बाद अगर वजीर आजम, साबिक वजीर आजम मेरी नजर में वकीलों के इस मुतालबे को नहीं तस्लीम करते कि वो अलहदा हो जाए अपने अहदे से और इस्तीफा दे जाएं, तो फिर क्या होगा? फिर ये कहते हैं कि किसी कन्वेंशन की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम क्या करेंगे? यही जो उन्होंने एक ज्वाइंट एक्शन वकला कमेटी बना दी है वो फैसला करेगी, बार बार कन्वेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात यहां और रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि ये तो वली अल्लाह टाइप लोग हैं ना, बड़े ही नेक, बड़े परहेजगार, सारे के सारे जितने प्राइस बॉन्ड्स हैं इनके निकलते हैं बिल्कुल। इनके लिए जहाज आते हैं, सुरूर पैलेसों के दरवाजे इनके लिए खुलते हैं, ये अटक किले से सीधे बावर्चियों समेत जद्दा जा सकते हैं। देखिए ना कितने बड़े ये नेक लोग हैं। एक जरा दुनियादार सी और बड़ी कमजोर सी हुकूमत थी बेचारी, जिसमें मैं वजीर कानून था बेचारा, 62 साल से जो वकीलों को नहीं मिले थे उनके हुकूक, वो हुकूक हम देने के लिए गए। मैं पूरे पाकिस्तान में गया जी। एक बार एसोसिएशन में भी झगड़ा नहीं हुआ और अब उन्होंने करा दिया। एक बार एसोसिएशन में भी नारा नहीं लगा, एक बार एसोसिएशन में भी शीशा नहीं टूटा, एक बार एसोसिएशन में भी
वकील ने वकील का गिरबान नहीं पकड़ा। लेकिन आज तो डंडे भी मारे एक दूसरे को, सुनने में आया। बड़े अफसोस के साथ शहबाज कहना शरीफ पड़ता है। साहब आपने क्या किया? मजीद भी डिस्कस करेंगे आगे प्रोग्राम में। क्या हुआ तेरा वादा, कौन सा वादा है जिसकी तरफ बाबर अवान साहब एक दफा फिर याद दिलाएंगे हुक्मरानों को। लेकिन इख्तलाफी नोट में फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन स्टे विद अस। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम
अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पर लाके छिटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। हम एक एटमी मुल्क हैं और यहाँ लोड शेडिंग ने लोगों की मत मारती। 3 साल में बिजली का लोड शेडिंग खत्म करना की तो मेरा नाम जवाब शरीफ नहीं है। 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। नौजवानों, कैसे जिंदगी गुजर रही है आपकी? मैं 1.5 साल में बिजली का बगान खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। मजदूरों, कैसे जिंदगी गुजरी है आपकी? अब 2 साल में बिजली के अंधेरे ना खत्म किए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। किसानों, कैसे जिंदगी गुजर रही है आपकी? अगर अंधेरे 2 साल में खत्म ना हुए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इख्तिलाफी नोट में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। जी बाबर साहब, अब क्या नाम दें और क्या बात करें और किस वादे की आप बात? मैं तो बहुत संजीदा मौजू है जिसको छेड़ना चाह रहा था जी, लेकिन आप लोगों ने शरारत कर दी। आपने कहा कि मेरा नाम फिर शहबाज शरीफ नहीं है, तो किस नाम से पुकारूं? क्या नाम है तुम्हारा? खुद ही बता दें। पहली बात यह है कि एक महीना है जो रहमतों का महीना है, उसको इन्होंने जहमतों में बदल देना है। बिल्कुल। अल्लाह करे ऐसा ना हो, खुदा करे मैं गलत कह रहा हूं। आमीन। वो मेहरबानियों का महीना है, अल्लाह ताला की मेहरबानियों का, उसको हुक्मरानों ने परेशानियों का महीना बना देना है। खुदा करे ऐसा ना हो, मैं अपने लोगों को परेशान नहीं देखना चाहता। वो इबादत और रियाजत का महीना है, उसको लूट मार का महीना ये बना देंगे। खुदा करे ऐसा ना हो। वो महीना ऐसा है जिसमें हमें इस्तगना, सब्र, तकवा, बर्दाश्त, हौसला, लेकिन कैसे? 4 सवाल हैं जो मैं रहमत के इस महीने में जी मैं रखना चाहता हूं अपने हुक्मरानों के सामने। पहला ये है, क्या हुक्मरानों रमज़ान में लोड शेडिंग रोकोगे? पहला सवाल ये है। आज पाकिस्तान का हर आदमी ये सवाल पूछ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं दोहरा देता हूं, पाकिस्तानी पूछते हैं हुक्मरानों, क्या लोड शेडिंग रमजान शरीफ में रोकोगे? और अगर नहीं रोकोगे तो तुम्हारा नाम क्या हो? 5 साल हो गए। डबल हो ना, फिर दोनों का हो। बिल्कुल। एक बात। दूसरा,
अगर लोड शेडिंग है तो फिर सेरी नहीं हो सकती। क्या सेरी के वक्त और इफ्तारी के वक्त लोड शेडिंग रोकोगे? इसी का जवाब दे दो। तीसरा, अगर लोड शेडिंग है तो मस्जिदों में पानी नहीं हो सकता। बिल्कुल। पानी की वैसे ही कमी है। बारिश की दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला कोई कॉम्प्रिहेंसिव बारिशें शुरू करवाए ताकि पानी की कमी पाकिस्तान में वो पूरी हो जाए। क्या तीसरा सवाल ये है कि पानी लोगों को फराहम होने दोगे, पीने दोगे, वजू के लिए दोगे, उसका कोई बंदोबस्त है तुम्हारे पास अगर बिजली ना हुई तो? और आखिरी सवाल यह है कि बड़ा अच्छा है जो एहतराम रमज़ान ना करे उनके खिलाफ कानून बनना भी चाहिए, लागू भी होना चाहिए। बहुत अच्छा है, क्यों ना हो, लेकिन वो मस्टंडे जो महंगा सौदा बेचेंगे, क्या अपना नाम बदलोगे या उनका मिजाज बदलोगे? जी। और वो जो अभी से जी मिल नहीं रही, किसी जगह पे फ्रूट नहीं मिल रही, किसी जगह खजूरें नहीं मिल रही, वो सारा स्टॉक करके बैठ गए कि एक हफ्ते बाद अगले जुम्मे को या अगले हफ्ते वाला रोजा शुरू होगा तो वो निकालेंगे। क्या उनको रोकोगे? और अगर नहीं रोकोगे तो फिर एक दफा फिर दिखा दीजिए जी, कोई लोगों को मजा नहीं आया होगा, आपने जरा एक दफा फिर दिखाइएगा क्या हुआ तेरा वादा। हम एक एटमी मुल्क हैं और यहाँ लोड शेडिंग ने लोगों की मत मार दी। 3 साल में बिजली का लोड शेडिंग खत्म करना की तो मेरा नाम जवाब शरीफ नहीं है। 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। नौजवानों, कैसे जिंदगी गुजर रही है आपकी? मैं 1.5 साल में बिजली का बहान खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। मजदूरों, कैसे जिंदगी गुजर रही है आपकी? अब 2 साल में बिजली के धेरे ना खत्म किए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। किसानों, कैसे जिंदगी गुजर रही है आपकी? अगर अंधेरे 2 साल में खत्म ना हुए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। जी, अगर ये आपने वीडियो भी देखी है, अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है इस सारी वीडियो को देखने के बाद कि ये लोग आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए इख्तलाफी नोट से, लेकिन बाबर साहब जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमेशा आवाम के लिए कुछ खास करते हैं और कुछ खास कहते हैं, तो आज क्या है आवाम के लिए कुछ खास? इन चिरागों को तो जलना है हवा जैसी हो, दर्द की रातों को ढलना है हवा जैसी हो। शौक की आग को मध्यम न करो दीवानों, अपनी आवाज की लौ कम न करो दीवानों। फिर से सूरज को निकलना है घटा जैसी हो, इन चिरागों को तो जलना है हवा जैसी हो। यही मट्टी थी तुम्हें जान से बढ़कर प्यारी, आज इसी खाक से एक चश्माए खून है जारी। हमको इस दश्त में जलना है फना जैसी हो, इन चिरागों को तो जलना है हवा जैसी हो। अपने जख्मों को सजाए हुए तारों की तरह, परचमे जां को लिए सीना फगारों की तरह, इन चिरागों को तो जलना है और इस बेआबां से गुजरना है बहारों की तरह, और दर्द की रात को